जो स्लाइड इस वक्त आपके सामने आ रही है, यही स्लाइड हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। और तो स्लाइड के अंदर हम कहाँ तक पहुंचे थे वो मैं आपको बता देता हूँ, जरा होल्ड ऑन कीजिए, कीजिए। कुछ तो मुझे याद है, बिल्कुल याद है मुझे। मैं आपको बताता हूँ कहाँ थे। हमने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिस्कस किया था। ईद मुबारक सर जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा जी, यहाँ तक डिस्कस हुआ था, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक। यस सर, ठीक हो गया है ना? मेरी याददाश्त सही है, इसका मतलब है। तो बिला किसी ताखीर के आगे बढ़ते हैं। अगर अब तक कोई क्वेश्चन रहा तो वो पहले पूछ लीजिए। शायद लास्ट क्लास में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पता नहीं आपकी क्लास थी या किसी और की क्लास थी, कि बिल्कुल एंड में मौका नहीं मिल सका था मुझे रिप्लाई करने का, तो मैंने शायद क्लास को बंद कर दिया था। अगर ऐसा ही कुछ हुआ था आपकी क्लास में तो मुझे बता दीजिए, और कोई सवाल था किसी का तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी बेटा, किसी का क्वेश्चन था तो फिर वो किसी और क्लास में होगा, फिर वो क्वेश्चन, इसका मतलब है। सर लास्ट क्लास का सब कुछ क्लियर था। ठीक है। असल में मुझे ये क्लिक हो रहा था कि किसी कोई क्लास थी आखिरी जिसमें मैंने रिप्लाई नहीं दिया था टाइम की किल्लत की वजह से, तो वल्लाह आलम आपकी की किसी और की क्लास होगी, इसका मतलब। चले फिर मैं देख लूंगा वो। आइए फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। और रिकैप के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम जो बिल्कुल आखिरी पॉइंट डिस्कस किया था, आखिरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो कंपेटिटिव एडवांटेज, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था। कंपेटिटिव एडवांटेज या कंपेटिटिव एज जो है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं कि जो आपके पास मौजूद है लेकिन आपके कंपेटिटर के पास नहीं है, और जिस बिहाफ पे आप मार्केट लीड कर रहे होते हो। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारी डिस्कस की थी। एक एग्जाम्पल अभी मेरे सामने ये डेटॉल रखा हुआ है, हैंड सैनिटाइजर। तो डेटॉल देख के मुझे याद आया कि डेटॉल जो सोप है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो जो ओरिजिनल वाला आता है येलो कलर का जो सोप आता है, वो कैरेक्टरिस्टिक आपको किसी और एंटीबैक्टीरियल में नहीं मिलेगी, ना लाइफबॉय में मिलेंगी, ना सेफगार्ड में मिलेंगी, ना और कोई एंटीबैक्टीरियल सोप में मिलेंगे। वो जो डेटॉल अपना जो उनका एंटीसेप्टिक जो डेटॉल है, लिक्विड एंटीसेप्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने उस सोप के अंदर है, और वो एंटीसेप्टिक डेटॉल के अलावा कोई भी नहीं बना रहा। अगर आपको याद हो लास्ट लॉकडाउन के अंदर, लास्ट लॉकडाउन का मतलब है लास्ट ईयर, डेटॉल जो मार्केट से शॉर्ट हो गया था। ठीक है, क्योंकि जो र्यूमर था वो ये था कि डेटॉल का आप स्प्रे करेंगे तो जर्म्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, XYZ। तो डेटॉल मार्केट से बाकायदा शॉर्ट हुआ, और बाद में जब आया तो उसकी प्राइस भी ठीक ठाक इंक्रीज हो गए। तो कहने का बताने का मकसद ये कि ये कंपेटिटिव एडवांटेज है डेटॉल का, और किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आप जल्दी से कोई एक बंदा मुझे एक और एग्जांपल दे दे, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कंपेटिटिव एडवांटेज की। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो जो दूसरे में ना हो। सर ब्लू बैंड। ब्लू बैंड मार्जरीन की बात कर रहे हो सर? वो वाला जो एडवर्टाइज किया था, ब्लू बैंड रोजाना रोज बढ़ते जाना, मक्खन का की तरह। हाँ बेटा, वो मार्जरीन है, वो बटर नहीं है। एक तो ये बात आप याद रख लें। ठीक है, हम नॉर्मली कंफ्यूज कर देते हैं बटर और मार्जरीन को। वो मार्जरीन है, और वाकई ब्लू बैंड की तरह का कोई और मार्जरीन अवेलेबल नहीं है, बट देयर आर डिफरेंट बटर ब्रांड्स अवेलेबल, बहुत सारे हैं। नूरपुर है, और लोकल मार्केट में ब्रांड्स मिल जाते हैं आपके। तो लेकिन सर ये ऐसा ब्रांड है जो सबको पता है इसके बारे में। अच्छा ठीक है, और कोई बताएं जी, इसके अलावा कोई और? सर यंग मेयोनीज। मेयोनीज तो बेटा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मतलब उसमें ऐसी क्या खासियत है कि जिसको आप कह रहे हो कि वो बेहतर है? यंग मेयोनीज वालों ने बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप्स फ्लेवर्स निकालनी है जो अब तक के किसी और कंपनी ने लॉन्च नहीं किए हैं। करेक्ट, आप ये कह सकते हो। मतलब उन्होंने चिकन स्प्रेड में बहुत सारे फ्लेवर्स दिए हुए हैं। बारबेक्यू फ्लेवर आता है, ऑलिव फ्लेवर आता है, वो किसी और के पास नहीं है। करेक्ट, ठीक है, मान लिया। चलें जी, तो ये हो गया। कौन है भाई चैट पे? कंप्लान मिल्क, डॉलर पेन। कंप्लान मिल्क, हाँ कह सकते हो कि उसका क्लोज कंपेटिटर अभी नहीं है कोई। अच्छा,
शिजा, ओके। हारिस अहमद कह रहे हैं डॉलर पेन। डॉलर पेन, पेन तो बहुत सारे हैं बेटा इस वक्त मेरे सामने। सिग्नेचर का पेन रखा हुआ है, ये किसने दिया था बच्चे ने? पियानो, पियानो का पेन रखा हुआ है, ठीक है। तो डॉलर में से क्या खासियत है कि दूसरे में नहीं है? नहीं सर, उससे अच्छे पेन भी अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा जी, फिर बताया जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जानिब। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे होता है, जबकि और जो कंट्रोलेबल भी होते हैं, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे होता है, बट दे आर नॉट कंट्रोलेबल। ठीक हो गया, वो कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। तो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट कम से कम तो जरूर कर सकते हो। यानी कि अगर गवर्नमेंट नेक्स्ट बजट में टैक्सेस बढ़ाने का सोच रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप उस टैक्स की परसेंटेज कम तो नहीं कर सकते, यू हैव टू पे द टैक्स। तो आप क्या करोगे? आप अपने पास रिटेन अर्निंग्स जमा करना शुरू कर दोगे, आप अपने पास सेविंग्स करना शुरू कर दोगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में जब टैक्स की प्रॉब्लम आएगी तो आप इमीडिएटली पे कर सकते हो। तो आप उसके कोई मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हो, आप उसके कोई तरीकेकार अडॉप्ट कर सकते हो, आप उसके लिए कोई रेमेडीज अडॉप्ट कर सकते हो, आप उसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हो, बट यू कैन नॉट अवॉइड। कस्टमर चेंज हो गया भाई, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, कर लो, क्या कर लोगे? जबरदस्ती पिलाओगे उसको? अभी एक रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ, 3-4 दिन हुए होंगे गालिबन इस बात को, वो नेस्ट फ्रूटा वालों ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला है, लेट मी रिमाइंड इट, हाँ, लीमू पानी। लीमू पानी के नाम से नेस्ट फ्रूटा ने निकाला है, नेस्ट फ्रूटा ने, राइट। और उन्होंने कहा है कि भाई वो एक नया ब्रांड है, बिल्कुल ताजा बना हुआ लीमू पानी, आप पिए, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल और कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई और कंपनी इस तरह का प्रोडक्ट दे रही है। तो अगर बहुत नया नया प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने पिया, आपने पिया, हमें नहीं पसंद आया, अब नेस्ले एक बहुत बड़ी कंपनी है, नहीं पसंद है भाई, नहीं पसंद आया, खत्म हो गया बात, क्या कर लेंगे? सारी रिसर्च बैठ गई, पानी में गई सारी रिसर्च उनकी, रीजन भी खत्म, कस्टमर नहीं मान रहा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यू कैन नॉट अवॉइड इट। ओके जी, देन कम्स द बेटा ऑपरेशनल प्लानिंग। मैंने आपको कहा था कि वैसे तो 3 डिफरेंट प्लान्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो स्मॉल बिजनेस ओनर होता है ना, वो या तो ऑपरेशनल प्लान करता है, स्ट्रेटेजिक प्लान करता है। हाँ सर, वो प्लान करता ही नहीं है, हाँ, वो तो एक अलग मौजूद है, ठीक है, वो वाकई नहीं करता। लेकिन अगर वो करेगा तो देयर आर 2 डिफरेंट प्लान उसके लिए, एक उसके लिए ऑपरेशनल प्लान होता है और उसके स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। टेक्निकल प्लान इसलिए उसके पास कम होता है क्योंकि एक तो उसका जो होराइजन है, जो एक उसका स्कोप है, वो बड़ा लिमिटेड सा होता है, वो बड़ा लिमिटेड सा होता है। तो उसके लिए टेक्निकल प्लान इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि उसके लिए सारे प्लान में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल प्लान होता है। ठीक हो गया, और वही जिसको कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा होता है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बेटा बोलो क्वेश्चन। सर आपने पीछे टैक्सेस की बात की थी, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देती है तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को इंक्रीज कर दें? हाँ बिल्कुल ऑप्शन है, और यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। आप देख लो, आप आपके पास अगर इस वक्त कोई बिस्किट रखा हुआ है, कोई चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, कोई और प्रोडक्ट रखा हुआ है, आप उस पर देखें सेल्स टैक्स लिखा होता है, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सब के अंदर प्राइस होती है, प्राइस के साथ जीएसटी लगा हुआ होता है। तो जैसे गवर्नमेंट रेट बढ़ाएगी, वो बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ा देंगे भाई, राइट। अब प्राइस बढ़ा देंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर पे पड़ता है। अच्छा एक बात, अच्छा कुछ टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स होता है, वो सेल्स टैक्स डायरेक्ट कंज्यूमर से लिया जाता है। तो अगर सेल्स टैक्स की परसेंटेज बढ़ती है तो उसमें उस कंपनी का कोई कसूर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले अगर वो 17% टैक्स लगा रही थी तो 19% लगा रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, अब इनकम टैक्स तो आपको अपनी जेब से देना है ना, यानी अपनी इनकम से देना है, ठीक है, तो आप उसके लिए अपनी कंपनी को प्राइसेस बढ़ा सकते हो, सेल्स प्राइस बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर अगर आप मार्केट कंपेटिटिव ऑफर कर रहे हो प्रोडक्ट, मार्केट कंपेटिटिव ऑफर नहीं कर रहे प्रोडक्ट, तो फिर आपको वही प्राइस देनी पड़ेगी जो मार्केट में है, कि आप सारे साथ एक साथ प्राइस इंक्रीज करें। अच्छा ओके जी, व्हाट इज ऑपरेशनल प्लान एंड व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लान? मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, ऑपरेशनल प्लान वो होता है जो आपके डेली बेसिस के ऊपर जो मेथड्स होते हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर आपके पास ऑपरेशंस होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर आपका जो काम होता है, राइट, उससे रिलेटेड जो प्लानिंग होती है वो ऑपरेशनल प्लानिंग कहलाती है। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इफ यू हैव अ स्मॉल बिजनेस, इफ यू आर ऑपरेटिंग अ स्मॉल बिजनेस, द मैनेजमेंट ऑफ कैश विल बी कंसिडर्ड इन ऑपरेशनल प्लानिंग। Purchases of merchandise will be considered in operational planning, right? ये दो मेजर ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं जो हर स्मॉल बिजनेस ओनर कर रहा होता है। मैं लिख देता हूं चैट के ऊपर, कैश मैनेजमेंट
इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर स्मॉल बिजनेस ओनर डेली बेसिस के ऊपर, पीरियोडिक बेसिस के ऊपर इसको परफॉर्म कर रहा होता है। उसका पहला जो पॉइंट होता है वही होता है कि मैं जब सुबह स्टार्ट किया मैंने अपना काम, तो मेरे पास कितना कैश इस वक्त अवेलेबल है, और जब मैं एंड कर रहा हूँ डे एंड पे, तो आज कितना कैश मेरे पास मौजूद है, क्योंकि उस कैश से ही उसके सारे रिसीवेबल्स और पेएबल्स का मामला सेटल डाउन होगा। ठीक है, कैश अगर कम है तो वो रिसीवेबल्स को जल्दी रिसीव करने के लिए कोशिश करेगा, कैश ज्यादा है तो उसकी कोशिश होगी मैं अपने पेएबल्स को कम से कम करूं, एक्सपेंसेस को मैनेज करेगा, रेवेन्यूज को मैनेज करेगा, सैलरीज को मैनेज करेगा, ठीक हो गया, वेस्टेज को मैनेज करेगा अगर स्मॉल मैन्युफैक्चरर है तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट ये ऑपरेशनल प्लानिंग का हिस्सा बनता है। ये नोट कर लिया कीजिए पॉइंट्स। ठीक हो गया। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लान में मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपनी डायरेक्शन, आप अपना फोकस जो है वो चेंज कर रहे होते हो। आपने अपने बिजनेस के लिए कोई नया प्रोडक्ट ऑफर करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे घर के पास एक स्टेशनरी शॉप है एंड द पर्सन इज ऑपरेटिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे 15-17 साल से तो मुझे याद आ रहा है, मतलब 17-18 साल से तो मैं उनका कस्टमर हूँ। ठीक है, अब रिसेंटली मैं पिछले 1.5 साल से ये चीज मैंने गया, लास्ट ईयर गया था जब मैं बच्चों के लिए कुछ कॉपीज वगैरह लेने के लिए, तो मुझे थोड़ी सी तब्दीली नजर आई उस शॉप के अंदर। मतलब जहाँ किताबें लगी होती थी, कॉपीज लगी होती थी, वहां मुझे टॉयज नजर आना शुरू हुए। ठीक है, और एक वक्त आया, पिछले कुछ महीनों पहले की बात बता रहा हूँ, कि उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपनी जो डायरेक्शन है, वो स्टेशनरी से चेंज करके टॉयज के ऊपर आ गए। ठीक है, अब जब उनके पास किताब लेने जाए तो उमूमन नहीं होती है, बस ये कि लिमिटेड स्टेशनरी अब उन्होंने रखी हुई है, जैसे पेन पेंसिल वगैरह होती हैं, आपकी ऑफिस सप्लाईज होती हैं। जो किताबें हैं, जो कॉपीज हैं, उसका मार्जिन उन्होंने बहुत कम कर दिया, बल्कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर, राइट। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान था उनका। अब उनको नजर आ गया कि भाई इस मार्केट के अंदर स्टेशनरी या किताबें या कॉपीज जो है वो उनकी डिमांड कम हो गई है, उनकी डिमांड कम हो गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस मार्केट के अंदर टॉयज की शॉप एक आधी है जिस पे कम वैरायटी भी अवेलेबल है, तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की। डेफिनेटली कस्टमर, अब आपका जो टारगेट था, आपका जो फोकस था, वो बिल्कुल चेंज हो गया ना। स्टेशनरी आइटम, कॉपीज और बुक्स, ये एक अलग कैटेगरी आती है, टॉयज एक अलग कैटेगरी है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इन दोनों के खरीदने वालों की टारगेट मार्केट जो है, जो एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब लाजमी बात है कि कॉपीज जो है, बुक्स जो है, वो नॉर्मली स्कूल कैटेगरी की किताबें ज्यादा उनके पास मिलती थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बुक्स कम होती थी। अगेन जो टॉयज है वो भी उसी एज कैटेगरी का बच्चा जो है वो इस्तेमाल करता है। तो उनको फायदा क्या हुआ? उनको फायदा ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उनसे स्टेशनरी खरीद रहा था, मैं उनसे किताबें खरीद रहा था अपने बच्चे के लिए, अब जब उन्होंने टॉयज रखना शुरू किया तो मुझे टॉयज चाहिए होंगे, तो मैं वहीं चला जाऊंगा कि भाई चलो ठीक है भाई, इतने सालों से हम यहाँ से खरीद रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने भी यही कहा कि भाई आप हमारे पुराने कस्टमर है, तो लाजमी बात है हमने जो नया प्रोडक्ट रखा हुआ उसके बारे में भी हम आपको अवेयरनेस भी देंगे और हम आपको मार्केट से कम प्राइस के ऊपर ऑफर करेंगे। तो फायदा ये हुआ कि सेम कस्टमर को उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, और लाजमी बात है उनका प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज्यादा होगा। तो डाइवर्सिफाई कर दिया अपने आप को। ठीक हो गया, अपना फोकस चेंज कर दिया। तो ये एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक प्लान की, जो इस वक्त बिल्कुल इमीडिएटली मेरे जहन में आई, मैंने देखी और आपके साथ शेयर की। इससे पुरानी एग्जांपल पे चले जाए हम थोड़ा सा, तो आपने नोट किया होगा कि पिछले 10 साल में, 15 साल में कराची में मोबाइल मॉल्स का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, जो किसी जमाने में डिफरेंट कंप्यूटर एक्सेसरीज पे सेल आउट करते थे, बेचते थे। सीडीज का जिनका कारोबार था, डीवीडीज का जिनका कारोबार था, वो ट्रांसफॉर्म हो गए मोबाइल के ऊपर। ठीक है, ज्यादातर मैंने देखा है कुछ सीडी और डीवीडीज की शॉप थी, वो कन्वर्ट हो गए मोबाइल एक्सेसरीज के अंदर, और इजी लोड जिसको आप कहते हैं, टेलीनॉर ने जो निकाला था सबसे पहले, तो उसमें कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और जनरल स्टोर्स थे बहुत सारों के पास, वो मोबाइल एक्सेसरीज और मोबाइल फोन में कन्वर्ट हुआ, मोबाइल मॉल्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हो, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक प्लान। और फिर उसी स्ट्रेटेजिक प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हो, और उसमें भी डेफिनेटली यू नीड टू हैव ऑपरेशनल प्लान्स। वो तो हर किसी में जरूरत होती है आपको।
तो ऑपरेशनल प्लान आप डेली बेसिस के ऊपर जो अप्लाई करते हो ऑपरेशनल प्लान है, और जो एक दफा अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप जो प्लान एग्जीक्यूट करते हो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लान। आई होप यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई होगी विद एग्जांपल्स। अगर आप कोई स्ट्रेटेजिक एग्जांपल शेयर करना चाहें मेरे साथ तो प्लीज आप बिल्कुल कीजिए। अगेन जब तक मैं ये देख लेता हूँ, यहाँ पे आप देख लें ये ये तो कुछ ज्यादा टेढ़ी हो गई लाइन। राइट, स्ट्रेटेजिक प्लान एज अ जनरल गाइड, जनरल गाइडलाइन होती है जो डेली बेसिस के ऊपर आप करते हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, रोज आपने करना क्या है, ठीक हो गया, ये आपका डे टू डे टास्क है। और अगर बिल्कुल इन अ नटशेल लिखना है ना किसी को, तो ऑपरेशनल प्लान को लिख ले डे टू डे टास्क एंड एक्टिविटीज, बस ये है। ये जो, बल्कि मैं आपको किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैं डब्बे बना रहा हूँ, डे टू डे टास्क, ये है ऑपरेशनल प्लान का इजीएस्ट वर्जन। भाई आपको मेरी आवाज आ भी रही है, समझ में आ रहा है, या मैं बिल्कुल अकेला ही गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे है ही नहीं, सिर्फ इंजन ही जा रहा है, पीछे बोगियां लगी भी नहीं है। सर आ रहा है सुकून। अच्छा बस ठीक है, जो जाग रहे हैं वो बताएं, जो सो रहे हैं वो सोते रहे, आज भी सोते रहे, अब तो रोजा भी नहीं है, ठीक है। हाँ आप नफली रोजा रखें तो एक अलग बात है और बहुत अच्छी बात है आप रखें, तो ठीक है भाई। क्लियर है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब जाग रहे हैं, माशाल्लाह बच्चे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगेन ऑपरेशनल प्लान ही की बात हो रही है, डे टू डे टास्क है, रोज क्या करना है। 5 W's एंड 1 H, इसके बारे में सुना है कभी? 5 W's एंड 1 H, ये सुना है कभी? सर W मीन्स तो मतलब व्हाट, ये तो सब पता है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है इसका बस। क्या? और 4 तो आपके सामने लिखे हुए हैं, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई और हाउ, इसे कहते हैं 5 W's एंड 1 H। सॉरी ये 4 W थे, 5 हो गए, ओके जी। 5 W's एंड 1 H का मतलब ये होता है कि ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट का मतलब है क्या चीज ऑफर करनी है, हु किसको ऑफर करनी है, कब ऑफर करनी है, कहां ऑफर करनी है, कितनी ऑफर करनी है। मैं अक्सर आपसे शायद एक दफा एक स्टेटमेंट मैंने आपको दिया होगा, राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। याद आया? सर दोबारा। राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ये है 5 W's एंड 1 H। सही प्रोडक्ट मैं लिख देता हूं बेटा चैट पे, राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन बुशरा क्या कह रही हैं? बुशरा कह रही हैं हमने पीओसी में था। हाँ हो सकता है आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, डेफिनेटली। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट कैसे कब कहां किस वक्त किसको ऑफर करना है, तो एग्जैक्टली इसी तरह जब आप डेली बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज को प्लान कर रहे होते हो तो आपने ये देखना होता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज क्या है, हु, ठीक है, सॉरी व्हाट, फिर इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा। यानी कि जब आप अपनी, देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग आपका मैनेजरियल डिसीजन कहलाता है, आपकी इंटरनल प्लानिंग होती है, आपका अपना मामला होता है जिसमें आप किसी और को शरीक नहीं ठहरा सकते, ना आप शराकत बनाते हो इसके अंदर। तो बेसिकली इसमें होता यह है कि जब आप अपनी बात कर रहे हो ना, जब आप अपनी बात कर रहे हो तो फिर आपको अपने से ही जुड़े लोगों को देखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करते हो स्ट्रेटेजिक प्लान की, अगर आप बात करते हो ऑपरेशनल प्लान की, तो प्लानिंग तो आपका अपना काम है, आपके अपने डिसीजंस हैं। प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि इस किसी भी पर्टिकुलर टास्क को किस तरह एग्जीक्यूट करना है वगैरह वगैरह।
तो इसको देखने के लिए जरूरी है कि आप ये देखो कि प्लान बनाने के बाद उस प्लान पे अमल कौन करेगा। तो लाजमी बात है, प्लान क्यों बनता है? अमल करने के लिए ना, राइट? टाइम पास करने के लिए तो नहीं बना रहे ना बेटा, इतना टाइम तो है नहीं, वैसे ही आपके पास टाइम नहीं होता। लोग कहते हैं स्मॉल बिजनेस के अंदर हमारे पास टाइम नहीं होता, इसीलिए तो हम प्लान नहीं करते। तो आप ये देखो कि जो भी प्लान आप लेके चलोगे या जो भी प्लान आप बनाने जा रहे हो, उस पर काम करना किसने है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि आपने कैश मैनेजमेंट की बात करनी है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करनी है, तो सवाल ये है कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैं तो ओनर हूँ, ठीक है, मैंने तो प्लान बना दिया। क्वेश्चन इज इस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा, यानी कि इस प्लान पे अमल कौन करेगा, कैश को संभालेगा कौन। लाजमी बात है कि मैं अपने किसी सीनियर एम्प्लॉय को इसकी जिम्मेदारी दूंगा। ऐसा ही होता है ना, जब आपके कोई नया एम्प्लॉय आता है बैंक में या और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ कैश की हैंडलिंग होती है, तो वहां पे आप डायरेक्टली किसी नए बंदे को कैश की हैंडलिंग नहीं दे सकते हो। तो आप किसी सीनियर पर्सन को टारगेट करोगे डेफिनेटली कि भाई आप जो है वो हमारा कैश आप देखेंगे, अब ये कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर कुछ कम होता है या कुछ ज्यादा होता है तो हम आपको कसूरवार ठहराएंगे और यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आप अकाउंटेबल होंगे उसके। तो वही प्लान, जो ऑपरेशन प्लान मैं बना रहा हूं अपने बिजनेस के लिए, उसके लिए सवाल ये क्रिएट होता है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी। तो ये हु का है, व्हेन, अब कब तक कंप्लीट होगा। मैं फॉर एग्जांपल अगर कहता हूं कि आप चेक करो कि इन्वेंटरी हमने कब ऑर्डर करनी है, तो वो कहता है कि सर अभी हमारे पास मौजूद है, अभी देखिए रमजान अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ईद खत्म हुई है, तो इस वक्त हमें इन्वेंटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारे पास जो है हम उसको ही सेल करते हैं, क्योंकि अभी कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। अगर आप अभी रिटेल मार्केट में चले जाएं 1 बजे 2 बजे, वो इक्का दुक्का वो कस्टमर नजर आएगा जो बिल्कुल तबीयत से फारिग होगा, या जिसका बजट बहुत ज्यादा होगा, नॉर्मली परचेसिंग पावर जिसकी ज्यादा होती है, वही नॉर्मली मार्केट में इस वक्त निकलेगा। अदरवाइज किसी भी आप रिटेल मार्केट में या होलसेल मार्केट में चले जाएं तो 70% 80% शॉप्स पर सिर्फ ईद मुबारक की हो रही होगी इस वक्त, ठीक है, आज पहला दिन है मार्केट खुलने का। तो जरूरत नहीं है, वो आपसे कहता है, आपका जो भी मैनेजर है या एम्प्लॉय है वो कहता है देखिए सर अभी जरूरत नहीं है, अभी होल्ड कर लेते हैं, 1 हफ्ते तक हम होल्ड करेंगे, कस्टमर 1 हफ्ते बाद निकलेगा खरीदने के लिए, तो हम अभी परचेज नहीं करेंगे, हम 1 हफ्ते बाद परचेज करेंगे। ये व्हेन का आंसर हो गया। सर कितना परचेज करना है, लाजिम बात है कि रमजान के अंदर हमने सेल की है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे जो फोकस होता है या हमारा जो मेन सेल का क्राइटेरिया है वो क्रेडिट सेल है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले 2 हफ्तों में पहले रिकवरी करें और उसके बाद फिर परचेस करने के लिए जाएं। और अगर परचेस करें भी तो इतना करें कि जितना कैश अवेलेबल है उसका फॉर एग्जांपल 30% या 40% तक इन्वेस्ट कर दें इन्वेंट्री में, क्योंकि फिर पीरियोडिक बेसिस के ऊपर रिकवरी भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो हमने ये देखना है, मैं फिर सम अप कर देता हूँ, ये 4 चीजें यहाँ लिखी हैं। व्हाट, कौन सा टास्क अप्लाई करना है, हु, कौन उसको अप्लाई करेगा, व्हेन, कब उसको अप्लाई करेगा, और हाउ मच, कितना उसको अप्लाई करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन कुछ ऑपरेशनल प्लान डिफरेंट पीसेस में डिवाइड हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ इसको ऑपरेशनल प्लान ना कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लान डिवाइड हो जाता है डिफरेंट हिस्सों में। प्लान की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, पॉलिसीज, बजट, मेथड्स, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजीज, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। ये प्लानिंग के आप यूं समझ लीजिए पार्टिकल्स हैं, पीसेस हैं। पॉलिसी एक होती है, फॉर एग्जांपल हमने अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक पॉलिसी बनाई हुई है कि भाई हमारे क्लास का टाइम जो स्टार्टअप टाइम है वो 8:30 है, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद भी नहीं होगा। तो पॉलिसी एक बनती है और वो एक लंबे अरसे तक चलती है। आखिरी हमारा कट ऑफ टाइम क्या है, 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद हम क्लासेस नहीं रख रहे। आज से 2 साल पहले जो हमारा कट ऑफ टाइम था वो 3 बजे तक का था। हम 3 बजे तक भी क्लासेस एक्सटेंड करते थे, लेकिन अब हमने पॉलिसी चेंज किया। वो चेंज पॉलिसी तकरीबन 2 साल से ज्यादा ही होगा इनफैक्ट, तो वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो पॉलिसी चेंज होती है सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अब रमजान के अंदर जिस तरह आपने देखा टाइम शेड्यूल आपका थोड़ा सा चेंज हुआ, हमने अपनी पॉलिसी चेंज की फॉर द टाइम बिंग। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हुआ, हम दोबारा से अपनी प्रीवियस पॉलिसी पे आ गए। आप देखें जो शेड्यूल इस वक्त आपके साथ शेयर किया गया था रात को, वो एग्जैक्टली वही शेड्यूल है जो आपका रमजान का शेड्यूल था। फर्क क्या है, ऊपर 17 मई लिखा गया और टाइमिंग 8:30 से 10 और 10 से 11:30, 12 से 1:30 वाला हो गया इंस्टेड ऑफ 11:45 और 12:30 वाला। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या, बताने का मकसद ये कि पॉलिसी एक दफा बनती है
ठीक हो गया, और वो फिर एक लंबे अरसे तक अप्लाई होती है और वो जेनेरिक होती है, यानी वो सब पे अप्लाई होती है। आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिसी किसी एक बंदे के लिए होगी दूसरे के लिए नहीं होगी, राइट। लॉ पॉलिसी का एक हिस्सा, यूं समझ लीजिए पॉलिसी लॉ की एक काइंड है, यूं कह लीजिए, अप्लाई होगी, फॉलो होगी, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल अ न्यू पॉलिसी कम्स। जब तक नई पॉलिसी नहीं आ जाती उस वक्त तक पुरानी पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस होती हैं वो फॉलो रहेंगी। टाइम से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो सकती है, सेल से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो सकती है, परचेजेस से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो सकती है, कस्टमर से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो सकती है, इन्वेंट्री से रिलेटेड आपकी कोई पॉलिसी हो सकती है, आपकी टाइमिंग से रिलेटेड आपकी कोई पॉलिसी हो सकती है, जिसको आप फॉलो करते हो एक लंबे अरसे के लिए। अच्छा, मेथड एंड प्रोसीजर, अगेन जो प्लान आप डिवाइड करते हो, जो प्लान आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो प्लान आप डेलीगेट करते हो अपने एम्प्लॉइज में, वो किसी ना किसी सिस्टम के अंदर चलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हो अपने प्रोडक्शन मैनेजर से कि भाई इस बार रमजान के बाद जो है वो प्रोडक्शन 50% कम कर दीजिएगा, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है गुड्स की, हम 2 हफ्ते बाद अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो लाजिमी बात है कि वो प्रोडक्शन जो कम करेगा उसके पीछे बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट वेरिएबल होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जब मैं कहता हूँ उससे कि प्रोडक्शन को 50% कम कर दो, तो डेफिनेटली पहला मेथड जो उसने अडॉप्ट करना है, पहला प्रोसीजर जो उसने अडॉप्ट करना है, वो क्या करना है, वो आने वाले दिनों में रॉ मटेरियल को ना खरीदना है, ठीक हो गया। सेकेंडली, जब मैं प्रोडक्शन कम करूंगा तो मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो वो कल से लेबर को भी मिनिमाइज करेगा, ठीक हो गया। और इसी तरह से वो अपने जो ओवरहेड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है और इस तरह के दूसरे जो एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, उनको कट ऑफ करने की कोशिश करेगा। लाजिमी बात है, प्रोडक्शन जब कम हो रही है तो सेल भी तो कम होगी ना, सेल कम होगी तो हमारे रेवेन्यू कम होगा, और हमारी जब रेवेन्यू कम होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने एक्सपेंसेस को कम करें ताकि फिर वो ब्रिज जो है वो गैप जो वो ब्रिज हो जाए। तो उसकी पहली कोशिश होगी, पहला मेथड वो अपनाएगा रॉ मटेरियल को ना खरीदना, दूसरा वो लेबर को कम करेगा, तीसरा वो अपने एक्सपेंसेस को कम करेगा। और अगेन जिस तरह से रमजान के बाद 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद जैसे उसको डिमांड ऑर्डर्स आना शुरू होंगे तो वो अपने मेथड्स, अपने प्रोसीजर्स चेंज करेगा। अब वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, लेबर को हायर करेगा, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे उसके, सेल भी बढ़ेगी, मार्केटिंग टीम भी इफेक्टिव हो जाएगी, थोड़ी सी जागेगी वो भी, राइट। तो इस तरह से वो डिफरेंट मेथड्स और प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करेंगे। आखिरी लिखा है बजट। बजट क्या चीज है? बजट बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। बजट है आपके एक्सपेंसेस और आपकी इनकम का एक खुलासा, ठीक है। आपकी समरी होती है इनकम और एक्सपेंडिचर की, कि आपने कितना कमाना है, कितना खर्च करना है, और उसकी समरी को या उसकी स्टेटमेंट को बजट कहते हैं। आसान अल्फाज में हम बजट का मतलब होता है कि हमारी वो कैपेसिटी जो फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में गया, और मार्केट में मैं गया, मैंने एक प्रोडक्ट पसंद किया, उन्होंने कहा कि भाई इसकी प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल 50,000 है। मैंने कहा नहीं जी, ये मेरे बजट में नहीं है, ठीक है, आप मुझे इसका 30% पे बताएं कोई प्रोडक्ट। तो कहते हैं ठीक है, तो 30% पे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ऐसा आप फोन खरीदने जाते हो, आप लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो आप कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं जी, मेरा बजट जो मैक्सिमम 25,000 का, मैं इससे ज्यादा परचेज नहीं कर सकता। तो वो कहेगा तो ठीक है, हम आपको फिर वो प्रोडक्ट्स दिखा दें जो विद इन 25,000 के रेंज में आते हैं। तो बजट हमेशा फाइनेंशियल टर्म्स में कंसिडर होता है। एक तो ये बात याद रखिएगा, मॉनेटरी टर्म्स, जो यहाँ मॉनेटरी टर्म्स लिखा हुआ है ना, मैं इसको फाइनेंशियल टर्म्स कह रहा हूँ, एक ही बात है। तो बजट हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होता है, और बजट हमेशा पहले डिटरमाइन होता है, एक्सपेंसेस उसके बाद होते हैं। ये याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, बजट हमेशा पहले डिटरमाइन होता है, एक्सपेंसेस उसके बाद होते हैं, ठीक है। आप मंथ के शुरू में, मंथ के स्टार्ट के अंदर अपने सारे एक्सपेंसेस को जो एक जगह लिख रहे होते हो, वो भी बजट का हिस्सा होता है। फिर मंथ के पूरे मंथ जब गुजरता है तो आप वो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, और फाइनली जब एंड पे आप पहुंचते हो तो आपको अंदाजा होता है कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल 50,000 के एक्सपेंसेस को कंसिडर किया था और इस बार सिर्फ 40,000 के एक्सपेंसेस हुए, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन है, अच्छा साइन है, ठीक है, कि मैंने अपने कुछ एक्सपेंसेस को कट ऑफ किया। तो बजट हमेशा मॉनेटरी फाइनेंशियल टर्म्स में होता है, ये पहले होता है, एक्सपेंसेस उसके बाद होते हैं, ठीक हो गया। पहले डिटरमाइन करते हो, लाज़मी बात है, आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो तो पहले बजट डिसाइड करते हो ना, खरीदने के बाद तो नहीं होता। तो इसी तरह बजट पहले आता है और उसकी एग्जीक्यूशन बाद में होती है, ठीक है बेटा। यहां तक कोई मसला है तो प्लीज बताइए। जी बच्चे, यहां तक कोई मसला है तो प्लीज बताइए बेटा। आप में से इस वक्त जो भी जाग रहा है, जो सो रहा है वो सोता रहे, नो सर, सब कुछ क्लियर है। ठीक हो गया। आज जैन की आवाज नहीं आ रही है। जैन बेटा किधर हो? सर जैन सोया हुआ है।
जैन सोया हुआ है, हम्म, सुबान भी सोया हुआ है। नहीं मैं जाग रहा हूँ। जोक ऑफ द डे, हम्म, Zain is sleeping. Zain is completely sleeping. चलो फिर सो रहा, जरूरी काम से सो रहा होगा, सोने दो। सर अच्छा, बिजनेस कर रहा है ना रात को लेटे लेटे। माशाल्लाह। नो सर, नो सर, क्लियर सर, यस सर, सर जाग, अरे यार जैन का मैसेज आया, सर जाग रहा हूँ। चलो अच्छा है। ओके जी, उसके बाद है आपका प्लानिंग टू ऑपरेट द बिजनेस। डेली बेसिस के ऊपर जो आपका स्मॉल बिजनेस होता है, उसके लिए आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हो। अच्छा, यहाँ चूजिंग द लोकेशन का मतलब दो हैं, याद रखिएगा। एक तो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त आप एक लोकेशन सेलेक्ट करते हो, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि जब आप किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हो तो आपको ये देखना होता है कि आपने किस पर्टिकुलर मार्केट में जाके टारगेट करना होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्शन साइड जो है वो वही हो जहां कंजम्पशन हो रही हो। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने इस वक्त पेन रखा हुआ है, मेरे सामने डिटॉल रखा हुआ है, या पानी का ग्लास रखा हुआ है, तो लाजिम बात है ये जहां बना है मैंने वहां से तो नहीं खरीदा, या जहां ये बना है वहां तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये बनता किसी और जगह पे, इस्तेमाल किसी और जगह पे हो रहा होता है। तो इसके जो फैक्ट्री प्रेमिसेस हैं, इसके जो प्रोडक्शन प्रेमिसेस हैं, वो डिफरेंट है और इसकी कंजम्पशन प्रेमिसेस डिफरेंट है। तो लोकेशन एक तो होती है आपकी बिजनेस की लोकेशन, कि आपने कहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, कहाँ स्टेब्लिश करना है, कहाँ से प्रोडक्ट ऑफर करना है। सेकेंड ये होता है कि आप किस लोकेशन पे जाके टारगेट करना है आपने अपनी मार्केट को, ठीक है, किस लोकेशन पे जाके अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना है आपने। इसी तरह प्लानिंग ऑपरेशन फिजिकल फैसिलिटीज, आपके पास इस वक्त आपकी जो शॉप है, आपका जो ऑफिस है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी आपका ऑपरेशनल प्लान बनता है। फिर डेवलपिंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एंड मटेरियल, गुड्स कहाँ से आएंगी, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपको गुड्स खरीदनी होंगी कहीं ना कहीं से, तो गुड्स कहाँ से खरीदोगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप मटेरियल खरीदोगे फॉर श्योर। ये दो चीजें आती हैं, ये दो मैंने हाईलाइट ब्लैक से किए हैं, गुड्स ट्रेडर के लिए और मटेरियल मैन्युफैक्चरर के लिए। लोकेशन, हाँ बिल्कुल टारगेट मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कितने लोग आपको जरूरत है, कितने लोगों की आपको जरूरत है कि जो आपका काम करने में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, यानी आसान अल्फाज में वो लोग, वो रिसोर्स जिसकी जरूरत है आपको काम करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए, उस पर उसके जरिए आपकी ऑपरेशनल प्लान होगा। सेटिंग ऑफ द लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगेन ये बाहर ऐसा लगता है अजीब सा, सर ये क्या बात हुई, अजीब सा स्टेटमेंट है। भाई अजीब सा स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन और लीगल स्ट्रक्चर वही है जो मैंने बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था, जिसमें तीन चीजें आती हैं, याद करो। हाँ जी, मेरा ख्याल से अब तो आप बता सकते हैं कि क्या लिखा है मैंने। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में रहना है, किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओनरशिप में रहना है, ठीक है। मार्केट किस तरह एक्सप्लोर करनी है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक्सप्लोर करनी है, ठीक हो गया, फ्री सैम्पलिंग के जरिए एक्सप्लोर करनी है, सोशल मीडिया के जरिए उसको टारगेट करना है, डिजिटल मीडिया के जरिए उसको टारगेट करना है। उसके अलावा एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव रिकॉर्ड सिस्टम, लाजिम बात है कि जो काम आप करोगे वो हमेशा पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। हमने अपने एक बड़े से सीखा कि जब एक काम मुसलसल कुछ दिनों तक नहीं हो रहा था, तो जब शिकायत की गई कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा, तो आगे से जवाब आया कि हमारे पास ऐसी कोई रिक्वेजिशन नहीं आई है आपकी, कि आपकी कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई है काम की। तो हम भी गुस्सा हुआ, हमने कहा भाई पिछले 1.5 महीने से हम कह रहे हैं काम हो नहीं रहा, चक्कर क्या है। कह रहा हमने लिख के तो नहीं दिया, फिर आपको कैसे हम कंसिडर करें कि आपका काम नहीं हुआ। बाहर क्या, जिस दिन लिख के दिया उसके वेरी नेक्स्ट डे वो काम हो गया। तो बताने का मकसद क्या है कि जो चीज रिकॉर्ड पे होती है ना वो सच होता है। आम जिंदगी में, डेली लाइफ के अंदर तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, था मैं, हाँ रिकॉर्ड सिस्टम, कागज, कागज बोलता है भाई। अगर कागज है
तो बात सही है। तो रिकॉर्ड सिस्टम में, हाँ मैं ये कह रहा था कि जब तक आप नंबर्स के अंदर टारगेट नहीं देंगे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी दी थी कि जब आप अपनी